जरूर, यहाँ कहानी है। अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। आरव की ट्रेन जब छोटे से स्टेशन भैरवपुर रोड पर रुकी तो दोपहर का सूरज आसमान पर तमतमा रहा था। स्टेशन सुनसान था, जैसे वहां जीवन थम चुका हो। हाथ में बैग लिए वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा और चारों ओर देखा। सिर्फ एक टूटी हुई बेंच और उस पर बैठा एक बूढ़ा आदमी जो बिना पलक झपकाए उसकी ओर देख रहा था। दादी चली गई। आरव के मन में जैसे कुछ टूट गया। उसे याद आया बचपन का वो नीम का पेड़, जिसकी छांव में वो अक्सर दादी की कहानियां सुनता था। दादी कहा करती थीं, इस पेड़ के नीचे मत जाना कभी बेटा, ये पेड़ जिंदा है। अब वो पेड़ उसे बुला रहा था। भैरवपुर गांव आरव के लिए अब अजनबी हो चुका था। मिट्टी की वही महक, वही पगडंडियां, लेकिन इस बार हर कोने में सन्नाटा था। जब वो दादी के पुराने कच्चे घर में पहुंचा तो दरवाजा खुला था, जैसे कोई अब भी उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर झाड़ू न लगा था, दीवारों पर जाले और एक अजीब सी ठंडी हवा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दादी का कमरा ठीक वैसे ही सजा था जैसा उन्होंने सालों पहले छोड़ा था। दादी अब भी यहाँ है? आरव के कानों में फुसफुसाहट सी गूंजी। कमरे की दीवार पर टंगी थी एक पुरानी तस्वीर दादी की, लेकिन कुछ अजीब था उस तस्वीर में। उनकी आंखें जैसे अब भी आरव को देख रही थीं। अचानक आरव को लगा किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। वो तेजी से पलटा, कोई नहीं था। कमरे में एक धीमी सी गंध फैल रही थी, जली हुई नीम की लकड़ी की। रात होते होते गांव वालों ने उससे बात करने से इनकार कर दिया। सिर्फ एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाकर कहा, तेरी दादी कोई आम औरत नहीं थी बेटा, वो नीम वाली थी। रात के अंधेरे में भैरवपुर का हर दरवाजा बंद था। खिड़कियां भी अंदर से बंद कर ली गई थीं। पूरे गांव में अजीब सी चुप्पी थी, जो किसी तूफान के पहले की तरह भारी और डरावनी लग रही थी। आरव अकेले बैठा था अपनी दादी के कमरे में। वो कमरे जहां सब कुछ वैसा का वैसा रखा था जैसे दादी अभी बाहर से चलकर आने वाली हो। टेबल पर एक पुरानी माचिस पड़ी थी। उसके नीचे एक लाल धागे में बंधी चिट्ठी मिली। काले अक्षरों में लिखा हुआ था, अगर मैं ना रहूं तो मेरी बातों को भूलना मत, नीम के नीचे मत जाना और उस चीज को कभी मत खोलना जो मैंने मिट्टी में दफन की है। आरव के हाथ कांप उठे। उसे याद आया पिछली बार जब वो 10 साल पहले यहाँ आया था तो दादी उसे एक जगह नहीं जाने देती थी, घर के पिछवाड़े का वो कोना जहाँ एक पुराना नीम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे जमीन हमेशा गीली रहती थी, भले ही कितनी भी गर्मी क्यों न हो। अब उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। आरव गांव के मंदिर की ओर चला गया, जहां पंडित रघुनाथ मिला, गांव का सबसे बूढ़ा आदमी और शायद आखिरी गवाह दादी के अतीत का। पंडित जी, मेरी दादी कौन थी असल में? आरव ने पूछा। पंडित का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। तू क्या जानना चाहता है कि कैसे वो औरत जिंदा लोगों से ज्यादा मरे हुओं के करीब थी? आरव चौंका। मतलब? पंडित ने आंखें बंद कर लीं, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, तेरी दादी को लोग नीम वाली कहते थे। जब तू छोटा था तभी उसने एक रात गांव के बाहर एक मृत शिशु को नीम के पेड़ के नीचे दफनाया था। उसके बाद उस पेड़ से अजीब घटनाएं जुड़ने लगीं। बच्चे रोते थे वहां से गुजरते हुए, पशु बीमार हो जाते, और कुछ लोग तो कहते थे उन्होंने उस पेड़ की छाया में किसी को चलते हुए देखा, बिना सिर के। तो मेरी दादी क्या तांत्रिक थीं? आरव की आवाज कांप रही थी। नहीं, वो तांत्रिक नहीं थीं, वो रक्षक थीं, किसी ऐसे रहस्य की जिसे खुलना नहीं चाहिए। आरव वापस घर लौटा तो उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रात को उसने सपना देखा, वो नीम के पेड़ के नीचे खड़ा है, जमीन से कुछ निकल रहा है, एक औरत की उंगलियां, नीली, लंबी और काली राख से सनी हुई। दादी की आवाज गूंजी, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दी। आरव, उस बक्से को मत छूना, वरना जो मैंने बांध के रखा है वो सब कुछ ले जाएगा। आरव हड़बड़ाकर जाग गया। उसके माथे पर पसीना था, और तभी घर के पिछवाड़े से किसी के चलने की आवाज आई, नीम के पेड़ की तरफ। भोर का समय था, सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था और पूरा भैरवपुर नींद में डूबा था, मगर आरव की आंखों में नींद नहीं थी। रात के सपने, दादी की फुसफुसाहट और वो चिट्ठी, सबने उसे बेचैन कर दिया था। मुझे जानना है आखिर दादी क्या छुपा रही थी। वो चुपचाप उठा, एक लोहे की फावड़ा ली और घर के पिछवाड़े की तरफ बढ़ गया। रास्ते में सूखी पत्तियां उसके पैरों के नीचे चटक रही थीं, जैसे कोई उसे सुन रहा हो। वहां खड़ा था वो पुराना नीम का पेड़। उसकी शाखाएं हवा में यूं हिल रही थीं जैसे किसी अदृश्य जानदार से बात कर रही हों। आरव ने जमीन खोदना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी में अजीब सी सड़ांध की गंध थी। कुछ ही मिनटों में उसका पसीने से बुरा हाल हो गया, लेकिन उसका हाथ एक चीज से टकराया, कुछ लकड़ी जैसा। उसने और खोदा। एक लकड़ी का छोटा संदूक, ऊपर लाल धागा बंधा था और कुछ पुराने अक्षरों में कुछ लिखा था, इसको मत खोलना, मृत्यु का द्वार यही है। आरव की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी अब रुक नहीं रही थी। दादी का डर उसे अब पीछे खींच नहीं सकता था। उसने धागा खोला। क्लिक, संदूक का ढक्कन खुला। अंदर कुछ था, एक काला ताबीज जो धड़क रहा था। हाँ, जैसे किसी जिंदा चीज की तरह धड़कता हुआ। अचानक हवा तेज हो गई, नीम के पत्ते गिरने लगे और उसे एक झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने पीठ पर जोर से धक्का दिया हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन ताबीज अब उसकी हथेली में गर्म हो रहा था, जैसे आग सी सुलग रही हो।
तभी नीम के पेड़ की छाया लंबी होती गई, अंधकार फैलने लगा और एक आवाज आई। बिल्कुल दादी की नहीं थी, न ही किसी इंसान की। वो आवाज गहराई से निकली थी, कहीं जमीन के भीतर से। तूने खोल दिया जो पीढ़ियों से बंद था, अब जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा। आरव ने चारों ओर देखा, सब कुछ अजीब लगने लगा। उसकी छाया दो हो चुकी थी, एक छाया उसके साथ चल रही थी और दूसरी विपरीत दिशा में। वो दौड़ा, संदूक को लेकर घर की तरफ भागा, लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आया उसे लगा घर छोटा होता जा रहा है, रास्ता लंबा खिंचता जा रहा था। और तभी उसने देखा, घर की देहरी पर दादी खड़ी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस दो गहरे काले गड्ढे। उनका मुंह हिला, कोई शब्द नहीं निकला, मगर आरव समझ गया, वक्त कम है, ताबीज को वहीं ले जाओ जहां से लाया था, नहीं तो वो जाग जाएगा। वो कौन? आरव चीखा। लेकिन जवाब सिर्फ हवा में गूंजती एक चीख थी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं हो सकती थी। आरव घर के अंदर भागा, सांसें उखड़ चुकी थीं। दरवाजा बंद कर जैसे ही उसने ताबीज को मेज पर रखा, वो काले रंग की वस्तु अपने आप कांपने लगी। उसके भीतर से कोई थरथराहट बाहर निकल रही थी, जैसे किसी की सांसें हों जो सदियों से रुकी हुई थीं और अब चल पड़ी हों। आरव दीवार से टिक गया, पूरा शरीर पसीने में भीग गया था। क्या कर दिया मैंने? क्या निकाल दिया मैंने बाहर? उसकी नज़र दादी की पुरानी अलमारी की तरफ पड़ी। अचानक उसे ख्याल आया, वहां हमेशा एक छिपा हुआ लॉकर होता था जिसे दादी कभी नहीं खोलती थी। उसने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली। एक पुरानी डायरी मिली, पीली पड़ चुकी थी, किनारे जली हुई। डायरी पर लिखा था, साल 1962 भैरवपुर। उस रात गांव की औरतें चुप थीं, क्योंकि जमीन ने एक लाश उगला था। एक औरत बिना चेहरा, बिना नाम नीम के नीचे खड़ी थी। उसका बच्चा मरा हुआ था। मैंने उसे दफनाया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी, वो वहीं रही, उसी पेड़ के नीचे। वो औरत अब वो बन गई है, वो जो बच्चे की तलाश में है, हर पीढ़ी में। और अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है। ताबीज मत खोलना, वो जागेगी और फिर कोई नहीं बचेगा। तुम्हारी दादी। आरव के हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में एक एक तस्वीर बनने लगी, एक औरत जो अपने मृत बच्चे को लेकर पागल हो गई थी और मरने के बाद भी उसकी आत्मा नीम के पेड़ से बंधी रह गई। दादी ने उस आत्मा को बांधकर ताबीज में बंद कर दिया था, लेकिन अब वो बंधन टूट चुका था। तभी लाइट चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। आरव ने टॉर्च जलाने के लिए फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई। उस पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, वो आ रही है। दरवाजे पर खटखटाहट हुई, एक नहीं, 2 बार, फिर 3। फिर अचानक एक तेज झटका, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और बाहर दूर से आती एक औरत की सुबकती हुई आवाज, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकार रही हो। मेरा लाल, कहाँ है तू? मेरा बच्चा, मुझे लौटा दे। आरव ने जैसे ही मुड़कर देखा, ताबीज अब हवा में तैर रहा था। उसके चारों ओर काली राख घूम रही थी और दीवारों पर परछाइयां रेंग रही थीं। एक परछाई दीवार से उतरकर जमीन पर आई और खड़ी हो गई। वो औरत थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। चेहरा झुलसा हुआ था और उसके हाथ लंबे, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। तू दादी का खून है, उसने फुफकारा। तेरी दादी ने मुझे बांधा, अब तू मुझे आजाद करेगा या मैं सबको ले जाऊंगी। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसका शरीर जड़ हो चुका था, पैर कांप रहे थे। तभी एक मोमबत्ती अपने आप जल गई और दादी की परछाई एक बार फिर प्रकट हुई। आरव, सिर्फ वो जल सकता है जो शुद्ध हो। क्या? आरव चीखा। ताबीज को उसी नीम की आग में जला, वरना वो तुझे भी ले जाएगी, जैसे पहले सबको ले गई थी। और तभी काले साये ने आरव की गर्दन पकड़ ली। रात गहरी हो चुकी थी, मगर भैरवपुर के आसमान में तारे नहीं थे, जैसे आसमान ने भी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली हों। हवा ठंडी नहीं, भारी हो चुकी थी, इतनी भारी कि हर सांस मानो किसी बोझ को उठाकर अंदर जा रही थी। आरव के हाथ में अब ताबीज था, वही काला, धड़कता हुआ ताबीज जो अब धुआं छोड़ रहा था। दीवारों पर परछाइयां रेंग रही थीं। नीम की आत्मा घर में पूरी तरह फैल चुकी थी। मुझे इसे जलाना ही होगा, उसने मन में ठाना। दादी की परछाई जो दीवार पर उभरी थी, अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी, जैसे उसका अस्तित्व ताबीज की शक्ति से मिटता जा रहा हो। नीम की लकड़ी की आग, वही इसका अंत है। दादी की अंतिम फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी। आरव ने अलमारी से दादी का पुराना लाल दुपट्टा निकाला और उसमें ताबीज को लपेट लिया। उसने याद किया, बचपन में दादी उसे एक पुरानी जगह ले गई थी, जहां गांव वाले पुराने कपड़े और टूटी चीजें जलाते थे। उस जगह का नाम था काली चबूतरी। वहीं जाना होगा। वही एकमात्र जगह थी जहां नीम की सूखी लकड़ियां एकत्र होती थीं, और दादी ने कहा था वहीं उसकी आग सबसे पवित्र मानी जाती है। काली चबूतरी गांव के बाहर जंगल की सीमा पर थी। रात के इस वक्त वहां जाना किसी आत्मघाती कदम से कम नहीं था, लेकिन आरव के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने टॉर्च ली और निकल पड़ा। रास्ता वीरान था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। हर मोड़ पर, हर पेड़ के पीछे कोई परछाई थी। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी औरत की सिसकी, तो कभी किसी जानवर की गुर्राहट जैसी आवाजें हवा में तैर रही थीं। जैसे ही वो गांव के आखिरी कुएं के पास पहुंचा, एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वो उसकी माँ जैसी दिख रही थी। आरव, वापस चलो बेटा, वो बोली।
माँ, उसकी आवाज रुंध गई। तू नहीं समझता, ताबीज मत जलाना। दादी ने मुझसे भी यही कहा था। मैं भी कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन वो तब जाग गई और मुझे हमेशा के लिए ले गई। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तू माँ नहीं है। उसने टॉर्च उस आकृति की ओर फेंकी और वो आकृति राख बनकर हवा में उड़ गई। एक डरावनी चीख जंगल में गूंजी और हर दिशा से परछाइयां उसकी ओर लपकने लगीं। वो दौड़ने लगा, तेज, जैसे जान बचानी हो। आखिरकार वो वहां पहुंचा। चबूतरी पर पुरानी सूखी लकड़ियां अभी भी थीं। उसने ताबीज को बाहर निकाला। वो अब लाल हो चुका था। धड़कन अब और तेज थी, जैसे किसी बच्चे की रोती हुई जान उस ताबीज में बंद हो। उसने नीम की लकड़ियां जलाईं। आग जल उठी, भभकती हुई नीली लपटों के साथ। आरव ने ताबीज को आग में फेंक दिया, लेकिन आग बुझ गई। सिर्फ धुआं बचा। अचानक जमीन कांपी। चबूतरी की मिट्टी फटने लगी। वहां से एक आकृति बाहर निकली, वही औरत जिसके झुलसे हुए चेहरे पर अब हड्डियों के निशान साफ दिख रहे थे। तू उसे जला नहीं सकता, क्योंकि वो तुझमें है। वो गुर्राई। क्या मतलब? तेरी दादी ने मुझे बांधा था, लेकिन मेरा अंश उसके खून में चला गया। अब तू मेरा है और तुझमें मेरा बीज है। आरव पीछे हटने लगा। नहीं, मैं तुझसे नहीं डरता। लेकिन उसकी आंखें काली हो रही थीं। ताबीज की राख अब उसके हाथों से चिपक रही थी। औरत उसकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ जमीन स्याह होती जा रही थी। और तभी आसमान में बिजली गिरी। चबूतरी की एक नीम की शाखा टूटकर सीधे आग में गिरी। लपटें फिर से जल उठीं। आरव ने बची हुई राख को उस आग में झोंक दिया और एक शब्द चिल्लाया, दादी, और सब कुछ सफेद हो गया। जब आरव को होश आया तो वो चबूतरी पर अकेला था। आग बुझ चुकी थी। ताबीज की कोई राख नहीं बची थी। हवा शांत थी, लेकिन उसकी हथेली पर एक निशान बन चुका था, नीम के पत्ते जैसा। क्या वो सचमुच खत्म हुई, या कुछ आरव के भीतर रह गया?